कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी का कहर इतना था कि इंसान तो इंसान, जानवर का बुरा हाल था। उस कड़ाके की सर्दी में अगर चोट लग जाए तो सोचिए क्या हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस भयानक सर्दी में गुणीराम के जीवन और शरीर दोनों पर चोट पड़ रही थी। बड़ा ढीठ है रे तू, अपना मुंह खोलने को राजी नहीं हो रहा है। लेकिन तुझे पता नहीं है कि मैं कैसा इंस्पेक्टर हूँ। मार मार कर सच तेरी हलक से बाहर खींच कर लाऊंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर दीपक गुणीराम पर एक बार फिर से टूट पड़ा। साहब मत मारो साहब, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है साहब, मुझे छोड़ दो। मेरी छोटी छोटी बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, सारा किया धरा मैनेजर का है, मैं निर्दोष हूँ साहब। सच बता दे कि वो 1 लाख रुपए कहाँ छुपा रखे हैं तूने, नहीं तो तेरे शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं होगा जहाँ पर दर्द नहीं हो रहा होगा। बता बता। गुणीराम चीखता रहा और फिर बेहोश हो गया। हवलदार इसको मुंह पर पानी मारो, इसे होश में लाओ। पूरा दिन इंस्पेक्टर दीपक गुणीराम को मारता रहा। अब तो रात होने को आई थी। उधर गुणीराम की टूटी फूटी झोपड़ी में उसकी तीनों बेटियां रानी, मीना और उसकी सबसे छोटी बेटी बबली इंतजार कर रही थी। दीदी, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए हैं? देखो ना कितनी रात हो गई है। आ जाएंगे बबली, हो सकता है आज सेठ जी के यहाँ ज्यादा काम होगा। दीदी, बाबा आज जलेबी लाएंगे ना? कई दिनों से मैं कह रही हूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं। हाँ बबली, लाएंगे ना। गुणीराम की तीनों बेटियां अपने पिता का इंतजार बेसब्री से कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता किस मुसीबत में हैं। गुणीराम की पत्नी गीता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो गया था। उसने अपनी पत्नी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से जीतना आसान तो नहीं था। सब कहते हैं जी कि कैंसर से लोग मर जाते हैं, मैं भी मर जाऊंगी क्या? चुप कर, यह किसने कहा तुझे? हाँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तू एकदम ठीक हो जाएगी। काहे झूठ बोलते हैं, आपकी आंखों में सब दिख जाता है। एक बात कहूँ, मान लीजिए कि मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी बेटियों का ध्यान ठीक से रखेंगे ना? उसे माँ का भी प्यार देंगे ना? तुझे कुछ नहीं होगा गीता, कुछ नहीं। ये कहकर गुणीराम फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन काश कि कोई रोकर मौत को हरा पाता। गीता चली गई हमेशा के लिए। ये क्या कर दिया तूने? अरे क्या कर दिया गीता, बोल। अरे मेरा नहीं तो कम से कम इन बच्चियों का तो सोचा होता। अरे आजा वापस, भगवान, ओ भगवान, इतना बेरहम मत बन। गीता के जाने के बाद गुणीराम पूरी तरह टूट गया था, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए, गीता से किए वादे के लिए तो उसे संभलना ही था। गुणीराम मन मार कर काम पर जाने लगा और अपनी बच्चियों की किसी तरह परवरिश करने लगा। गुणीराम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। पूरे दिन के उसे सिर्फ 150 रुपए मिलते थे। इन पैसों में घर का गुजारा चलाना बहुत कठिन था, लेकिन वो एक पेट खाकर भी अपनी बच्चियों को पेट भर खाना खिलाता, उसका खूब ध्यान रखता। एक दिन की बात है, गुणीराम उन दिनों एक पुल निर्माण के काम से जुड़ा हुआ था। वो अपना काम कर रहा था, तभी दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? इतना सीमेंट मिलाओगे तो फिर हो गया कंपनी का बंटाधार। साहब, जितनी जरूरत है उसी हिसाब से मिलाया है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कितना सीमेंट मिलाना है और कितना नहीं? 2 टके के दिहाड़ी मजदूर लात मार कर काम से निकाल दूंगा। गलती हो गई साहब, मैं आपको सिखा नहीं रहा, लेकिन जिस अनुपात में सामग्रियों की जरूरत है, अगर वो नहीं मिलाएंगे तो फिर पुल कमजोर बनेगा ना। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुनो, अपना हिसाब करो और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। चलो फुटो यहाँ से। साहब माफ कर दीजिए साहब, नौकरी से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब, दया करिए साहब। देखो, यहाँ काम करना है तो ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जो काम मिलता है वो करो। और हाँ, अपना 2 टके का दिमाग पास रखो। इसी 2 टके के दिमाग के कारण तुम दिहाड़ी मजदूर हो और मैं मैनेजर। ओके? गुणीराम की नौकरी तो बच गई, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये नया मैनेजर बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी है। वो मालिक को धोखे में रखकर सामान तो पूरा मंगवाता, लेकिन आधा ही इस्तेमाल करता और आधा बेच देता। नौकरी चले जाने के डर से गुणीराम खामोश तो था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसे धिक्कारती रहती थी। क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ? अपनी नौकरी छीन जाने के कारण डर से मैं तो बेईमानी का साथ दे रहा हूँ। ये पुल बनेगा तो कमजोर बनेगा, और अगर दुर्घटना घट गई तो फिर उसका दोषी तो मैं भी हो जाऊंगा ना। नहीं, मुझे मालिक को सारी बात बतानी होगी। उस दिन जब मालिक आए तो गुणीराम भागता हुआ उनके पास जा पहुंचा और
मालिक, मुझे आपको एक बात बतानी है। ये जो आपने मैनेजर रखा है ना, वो क्या हुआ मैनेजर को? गुणीराम सारी बात बताने ही वाला था कि तभी मैनेजर वहाँ पहुँच गया। गुणीराम को मालिक के साथ देखकर उसे सब समझ आ गया। गुणीराम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ मालिक के पास? मालिक, ये एक नंबर का कामचोर है। इसे कुछ कहो करने के लिए तो आंखें दिखाता है। तो फिर ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखें? सुनो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, तो तुम्हें भी तो हर बात का ध्यान रखना होगा। जी मालिक, मैं आज ही इसका हिसाब करता हूँ। अब यहाँ खड़ा खड़ा मुँह क्या देख रहा है? चल भाग यहाँ से। गुणीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर बाद मालिक चले गए। उसी शाम मैनेजर ने गुणीराम को बुलाया और कहा कि क्यों रे, मालिक के पास मेरी शिकायत करने गया था? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद मैनेजर ने पुलिस स्टेशन फोन किया और रोते हुए बोला कि सर, मैं शंकर कंस्ट्रक्शन के पुल के साइड से बोल रहा हूँ। हमारे एक दिहाड़ी मजदूर गुणीराम ने मुझ पर हमला कर दिया है और बाकी मजदूरों को पेमेंट देने के लिए रखे 1 लाख रुपए से भरा बैग गायब कर दिया है। गुणीराम ये सब देखकर सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मैनेजर के जाल में बुरी तरह फंस गया था। वो वहाँ से भागना चाहता था, तभी पुलिस आ गई और उसे पकड़ लिया। सर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों रे, बड़ा गुंडा बनना चाहता है? रुक, तेरी सारी गुंडई थाने में निकालता हूँ। आज पूरे 4 दिन हो गए थे गुणीराम की गिरफ्तारी को। उधर उसकी तीनों बेटियों का बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बाबा कहाँ चले गए। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। एक दिन तो सबसे छोटी बेटी बबली भूख के मारे बेहोश हो गई। रानी दीदी, ये देखो बबली को क्या हो गया, ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है। मीना, तो इसका ध्यान रख, मैं कुछ करती हूँ। रानी समझ गई थी कि भूख के कारण ही बबली बेहोश हो गई है। वो काम की तलाश में निकल गई, लेकिन उस भयानक सर्दी में उसे काम कहाँ मिलता। उसने भीख मांगने की भी सोची, लेकिन लोग सड़कों पर थे ही नहीं, तो भीख कौन देता। इतनी सर्दी है कि कोई दिखता ही नहीं। किससे मैं कुछ मांगू, क्या करूं? रानी खाली हाथ घर लौट आई और जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी मंझली बहन भी भूख के कारण बेहोश हो गई है। दोनों बहनों की सांसें भी धीमी धीमी चल रही थी। उनकी हालत देखकर वो बहुत डर गई। हे भगवान, ऐसे में तो मेरी बहनें मर जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इनके लिए कुछ खाने को? लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी जब वो घर लौट कर आएंगे। रानी एक बार फिर घर से बाहर निकल गई। वो उस कड़कड़ाती ठंड में खाने की तलाश में चली जा रही थी। तभी उसकी नजर एक पार्क की घास पर गई। उन घास को देखते ही रानी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे अरे, ये घास, इससे मेरी बहनों की भूख मिट सकती है। रानी ने बहुत सारी घास को तोड़ा और उसे घर ले आई। घर लाकर उसने उन घास से रोटियां बनाई और फिर अपनी बहनों को घास की रोटियां नमक के साथ खिलाई। कई दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया। अब तो यही उनका नियम था। वो घास की रोटियों के सहारे ही इस भयानक ठंड में जीवित थे। उधर गुणीराम अब भी जेल में था। एक दिन की बात है, रानी कड़कड़ाती ठंड में घास तोड़ने के लिए बाहर निकली थी। तभी इंस्पेक्टर दीपक की नजर उस पर गई। अरे, इस भयानक ठंड में ये बच्ची घास तोड़ने के लिए क्यों निकली है? क्या करने वाली है ये इतनी सारी घास का? शायद कोई जानवर होगा इसके घर पे। उसने पीछा किया और उसकी झोपड़ी के बाहर जा पहुंचा। और जब उसने छिपकर देखा कि घर में 2 और बच्चियां हैं और वे सभी घास की रोटियां खा रही हैं, तो उसे बहुत दया आई। वो उनके पास गया। तुम लोग ये घास की रोटियां क्यों खा रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब तीनों बहनों ने अपनी कहानी बताई। ये भी बताया कि उसके पिता तो कई दिन से घर नहीं लौटे हैं। पुलिस चाचा, क्या मेरे बाबा भी मर गए क्या? क्या नाम है उनका? वो क्या करते हैं? वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। मेरे पिता का नाम गुणीराम है। वो नाम सुनकर इंस्पेक्टर दीपक चौंक गया। वो भागा भागा थाने गया और गुणीराम को जेल की सलाखों से बाहर निकाला। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था। गुणीराम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने न केवल तुम पर अत्याचार किए, बल्कि तुम पर तुम्हारी बेटियों पर भी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आपको गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। नहीं, ये काफी नहीं है। तुम्हें इंसाफ मिले तब चीजें सही होगी। अब देखो, मैं तुम्हारे उस मैनेजर का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर दीपक ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। 2 डंडे में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर दीपक ने गुणीराम के लिए थाने के बाहर एक चाय की दुकान खुलवा दी। अब वो खुशी खुशी रहने लगा। सर्दी इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सभी शाम होने से पहले ही अपने अपने घर में घुस गए थे। इसीलिए शाम के 7 बजे भी बाहर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन तभी अंजलि कमर में घड़ा लेकर गांव के कुएं पर जा रही थी। घर के अंदर से एक औरत ने देखा तो चिल्लाकर पूछा, ए अंजलि, इतनी ठंड में हाथ में घड़ा लेकर कुएं की ओर क्यों जा रही है? आज दोपहर कोई तो लेकर गई थी पानी।
क्या करूं दीदी, अभी माँ जी को कुएं का पानी पीना है, इसीलिए जाना ही पड़ रहा है। आपको तो पता ही है माँ जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। सच में तेरी सास बहुत अत्याचारी है, तू सहती क्यों है ये सब? क्या करूं दीदी, कुबड़ी जो हूँ, यहाँ से मुझे निकाल दिया तो मुझसे शादी कौन करेगा? अंजलि सच में कुबड़ी है, वो झुककर चलती है, इसीलिए उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता था। उसकी शादी ही नहीं हो रही थी। उसके पिता चिंता में पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद भाग्य ने साथ दिया और उसके पिता को लॉटरी में 10 लाख रुपए मिल गए और उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज में देने की बात की। उन्हीं पैसों के लालच में बिमला ने उसके बेटे रमेश से अंजलि की शादी करवा दी और उसके बाद बिमला अंजलि पर अत्याचार करने लगी। अंजलि उसी अत्याचार के डर से इतनी ठंड में भी कुएं से पानी लाने जा रही थी। वो कुएं के पास पहुंच गई और पानी लेकर घर चली गई। उसकी सास बिमला कंबल ओढ़कर सो रही थी। माँ जी, ये लीजिए पानी। ये लीजिए का क्या मतलब? इसे क्या मैं सर पर डालूंगी? जा और पानी को गर्म करके ला, मुझे पीना है। अंजलि पानी गर्म करके लाई, लेकिन उसको पीते हुए बिमला की जीभ जल गई। वो गुस्सा हो गई। ये क्या किया तूने? मुझे जलाकर मारने का धंधा है क्या? कुकड़ी चुड़ैल कहीं की। नहीं माँ जी, दीजिए मैं ठंडा कर देती हूँ। ये बोलकर अंजलि उस गर्म पानी में फूंक मारती रही और इस तरह उसने पानी को ठंडा कर दिया। बिमला ने उस पानी को पिया और फिर से गुस्सा हो गई। ये तो तूने ज्यादा ही ठंडा कर दिया। इतनी सर्दी में मैं ठंडा पानी पीऊंगी क्या? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, नालायक। ये बोलकर बिमला ने अंजलि को कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। अंजलि बैलेंस नहीं रख पाई और गिर पड़ी। तभी रमेश वहाँ चला आया और बोला, हाँ हाँ, सही हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। अरे तूने ही कुछ गलती की होगी। माँ, और मारो इसे, और मारो। नहीं, मारना पीटना ये सब पुराना हो गया है, इसे दूसरे तरीके से सजा देनी होगी। उनके घर के पास में ही एक तालाब था। बिमला अंजलि को उस तालाब के पास ले गई और कहा, इसे इस तालाब में पूरी रात बांध के रखेंगे। रमेश ने हंसते हुए कहा, बहुत मजा आएगा माँ। दोनों ने मिलकर अंजलि को एक रस्सी से बांध दिया और अंजलि को तालाब के ठंडे पानी में उतार दिया। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो दोनों अंजलि की बात मानने के मूड में ही नहीं थे। उन दोनों को तो बहुत मजा आ रहा था। वो दोनों अंजलि को रखकर घर लौट गए। ठंडे पानी में ठंड के मारे अंजलि के पूरे शरीर में दर्द होने लगा। ये कैसा जुल्म है? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते। ऐसे जिंदा रहने से तो मर जाना ही बेहतर है। अंजलि रो पड़ी और ठंड के मारे बेहोश हो गई। सुबह लोगों ने देखा कि अंजलि तालाब में बेहोश होकर पड़ी है। अरे ये क्या, अंजलि बहन तालाब में क्यों पड़ी हुई है? गांव के आदमियों ने अंजलि को पानी से उठाया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में अंजलि को ठीक किया गया, लेकिन रमेश ने अस्पताल का बिल देने से इनकार कर दिया। उस कुबड़ी चुड़ैल के लिए पैसे खर्चे करने से अच्छा है कि मैं पैसे नदी में फेंक दूं। रमेश ने अस्पताल का बिल नहीं दिया, इसीलिए ठीक होने के बाद अंजलि को अस्पताल में ही मुफ्त में काम करना पड़ा। उसने अस्पताल के मरीजों की सेवा की, उनके जूठे बर्तन धोए, उनके कपड़े साफ किए। अस्पताल के मरीज अंजलि को पसंद करने लगे। अंजलि को अस्पताल ही घर जैसा लगने लगा। उसे अस्पताल में ही नर्स की नौकरी मिल गई और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी। ये बात जब बिमला और रमेश को पता चली, तब वो दोनों अफसोस करने लगे। हे भगवान, ये तो बाहर जाकर पैसा छाप रही है। माँ, मुझे पैसा चाहिए, इसे फिर से घर बुलाते हैं। दोनों अंजलि को लेने अस्पताल चले गए और झूठे आंसू बहाने लगे और उन दोनों के आंसू देखकर अंजलि पिघल गई। अंजलि को प्यार चाहिए था, एक परिवार चाहिए था, इसीलिए वो ससुराल लौट आई। ससुराल से अस्पताल में काम पर जाने लगी। अस्पताल से अंजलि के नाम पर एक जीवन बीमा करवा दिया, जिसमें ये लिखा था कि अंजलि की अगर किसी भी कारण मौत हो गई तो अंजलि के परिवार को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। माँ, कुछ समझ रही हो? हाँ बेटा, लगता है आखिरी दाव खेलना पड़ेगा। लालच से दोनों के मुंह से पानी टपकने लगा। अभी ठंड इतनी है, इस ठंड को हम अपने काम में ला सकते हैं। रमेश ने बिमला के कान में कुछ कहा। बिमला खुश हो गई। वाह बेटा, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलने लगा है आजकल। आखिर बेटा किसका हूँ माँ?
अंजलि को भनक भी नहीं लगी कि उसके खिलाफ यहाँ क्या साजिश रचाई जा रही है। वो अपने काम को लेकर बहुत खुश है। हर रविवार को उसकी छुट्टी रहती है। अंजलि शनिवार को काम से लौटी तो बिमला ने उससे कहा, बहू, हम एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं सोच रही थी कि क्यों न कल कहीं से घूम कर आए। ये सुनकर अंजलि बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि ये उसका सपना था कि पति और सास को लेकर वो कहीं घूमने जाए। अंजलि ने कहा, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे किसी नदी किनारे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, और क्या। वैसे भी ठंड का समय है और अभी पिकनिक मनाने में बहुत मजा आएगा। अंजलि को ये बात अच्छी लगी। अगले दिन सभी मिलकर नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन अंजलि ने ये नहीं देखा कि वहाँ एक साइन बोर्ड था जिसमें ये लिखा था कि मगरमच्छों से बचकर रहे। लेकिन रमेश को ये पहले से ही पता था, इसी वजह से तो वो अंजलि को यहाँ लेकर आया था। तीनों मिलकर नदी किनारे बैठे और खाना खाने लगे। तभी बिमला ने अचानक से कहा, वो देखो बहू, नदी में डॉल्फिन दिख रही हैं। कहाँ है, कहाँ है? अंजलि उत्सुक होकर नदी के पास चली गई। वो दोनों यही तो चाहते थे। तभी रमेश ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि नदी में गिर गई। आह, बचाओ, बचाओ! दोनों ऊपर खड़े होकर हंसने लगे। आज मर जा तू, हमें 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। लोग सोचेंगे कि ये एक एक्सीडेंट है। अंजलि ने देखा कि उसकी ओर 3-4 मगरमच्छ बढ़ रहे हैं। अंजलि चिल्लाती रही, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी एक चमत्कार हो गया। नदी किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। वो एक सूखा पेड़ था। वो पेड़ टूटकर नदी में गिर गया। पेड़ गिरने के कारण मिट्टी भी सरकने लगी और उसी वजह से रमेश और बिमला नदी के ठंडे पानी में गिर गए। आह, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ! अंजलि उस सूखे पेड़ के सहारे नदी से किनारे आ गई, लेकिन रमेश और बिमला ये नहीं कर पाए। बहुत सारे मगरमच्छ उन दोनों के पास आ गए और दोनों को जिंदा चबा गए। दोनों का काम तमाम हो गया। अंजलि को इंसाफ मिल गया। रमेश ने जो सोचा था उससे उल्टा ही हो गया। उन दोनों के मरने के बाद दोनों के सारे पैसे और जायदाद अंजलि के नाम पर हो गए। उन पैसों से अंजलि ने अपना ऑपरेशन करवाया और वो कुबड़ी से सीधी हो गई। वो अस्पताल में नौकरी भी करने लगी और ऐसे ही खुशी से जीवन बिता दिया।